हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बढ़िया ही होंगे। आज के लेक्चर में एक छोटा सा सेक्शन देखेंगे। छोटा है बट उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। मतलब अगर किसी बंदे को कंपनी का ऑडिट करना हमने बोला है तो उसने कंपनी में ये वाली सर्विसेज नहीं देनी है, बिकॉज वो ऑडिटर की उस जो ऑडिट करने की ड्यूटी में है हिंड्रेंस बन सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है। तो अगर आप कंपनी में ये सारे काम करते हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो अगर नहीं कर सकते, नहीं ये सारे काम करते हो तो ऑडिट कर सकते हो। ये हमने सेक्शन 141 में भी पढ़ा था जब एलिजिबिलिटी वगैरह देख रहे थे कि उन्होंने 144 वाली सर्विसेज नहीं देनी। तो व्हाट इज 144 वाली सर्विसेज, हियर इट इज। चलिए शुरू करते हैं। सबसेक्शन वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्टली यही है जो पढ़ना है। An auditor appointed under this act shall provide company only such other services as are approved by board of director and audit committee as the case may be। तो ऑडिटर ने कंपनी को कौन सी सर्विसेज देनी है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी, अगर ऑडिट कमेटी है तो वो, नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उन्होंने जो अप्रूव की है वो वाली सर्विसेज। बट यहाँ पे अदर सर्विसेज बोला है। अदर यानी ये जो सर्विसेज नीचे पड़ेंगे वो छोड़ के होने वाला है। बट विच शैल नॉट इंक्लूड, अब सुनो, सॉरी सॉरी मेरे से गलती होगी। ऑडिट ये क्या है, एक सर्विस है। ऑडिट के अलावा जो दूसरी सर्विसेज है वो भी दे सकते हो, बट ये नीचे वाली सर्विसेज छोड़ के। गॉट माय पॉइंट। ऑडिट इज अ सर्विस जो कंपनी को दी जा रही है। उस ऑडिट के अलावा भी और कुछ काम ऑडिटर को बोल सकते हो करने को, बट ये नीचे दिए गए हुए काम नहीं बोलना है। which shall not include following services whether such service rendered directly or indirectly to the company। ये हमने 144 में पढ़ा था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का जो बात आएगी वो 144 में जो मीनिंग दिया होगा सेम उठा लेना है। तो इसमें पढ़ने वाले एक्सप्लेनेशन में है। ओके, अब ध्यान देना। टू कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। याद रखो तीन ही नाम है यहाँ पे एसोसिएट कंपनी है ही नहीं। कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को नहीं दे सकते हो। मतलब ये सारी सर्विसेज एसोसिएट कंपनी को दे सकते हैं, सिस्टर कंसर्न जो अपनी होल्डिंग की सब्सिडरी होती है दूसरी वाली, उसको दे सकते हो। यस, तो बस कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के लिए आएगा प्रॉब्लम। अब कौन सी सर्विसेज है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ध्यान दो। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज जो कंपनी के यूजुअली अकाउंटेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो काम होता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का, वो जो कंपनी के अकाउंट्स बना के रखना, सारी ट्रांजैक्शंस वगैरह करना। बुक कीपिंग आपको मालूम होगा जो अकाउंट्स का बेसिक होता है, वो सारी चीज़ें, वो जो काम है वो ऑडिटर कंपनी का नहीं कर सकता। क्योंकि देखो, जो ये अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, ये बुक कीपिंग सर्विसेज हो रही है, जो सब कुछ बना के रख रहा है, इन्हीं तो चीज का ऑडिट करना है। अगर मैं खुद ये सब चीजें प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं ही इसका ऑडिट करूंगा तो मेरी गलतियां मैं क्यों बताऊंगा कि अरे यार मुझसे यहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, इसलिए नहीं। सेम गोज फॉर इंटरनल ऑडिट, जिसका भी एक पढ़ने वाले सेक्शन 138। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, देखो ये जो हम ऑडिट पढ़ रहे हैं दूसरा वाला जो अभी चल रहा है, ये है स्टैट्यूटरी ऑडिट जो सीए करता है। तो ये वाले जो ऑडिट होते हैं, सेक्रेटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ये सिर्फ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। तो ये जो ऑडिट्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल नहीं। एक्सटर्नल इसीलिए क्योंकि ये अटमोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ होता है, इनका कंपनी के साथ कुछ रिश्ता नाता नहीं होता है। बट इंटरनल ऑडिट में कोई भी कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा कि ये बंदे से, ताकि देखो ऐसा ना हो कि बाहर का ऑडिटर आए, सारी गलतियां बड़बड़ बड़बड़ बाहर आए। अपना भी तो खुद देखेंगे ना, क्या क्या गलतियां दिख रही होगी सॉल्व कर लेंगे, और कुछ बचेगा तो उनके हाथ में जाएगा, ताकि कंपनी का नाम खराब ना हो। क्योंकि पता चला ऑडिट रिपोर्ट में इतनी सारी गलतियां, मतलब कंपनी में इतनी सारी गलतियां है तो नाम तो खराब होगा। दैट्स वाई। और इंटरनल ऑडिट अगर मैं ही करूंगा फिर एक्सटर्नल ऑडिट मैं ही करूंगा, कुछ भी तो सेंस नहीं बन रहा है, समझे। तो इसीलिए फिर अगला, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको डिजाइन या इम्प्लीमेंट करना। अभी मैंने ग्लॉसरी बना के रखी है आपके लिए कुछ वर्ड्स के लिए। व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम।
इट इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम जो कि हेल्प करता है टू मैनेज फाइनेंस एंड बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ कंपनी। एक सॉफ्टवेयर होगा जो कंपनी के फाइनेंसेस को मैनेज करेगा, दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने में या उसके इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है तो आप ये 144 की सर्विसेज दे रहे हो, आप एलिजिबल नहीं हो टू बिकम ऑडिटर। ओके, गॉट माई पॉइंट? सिंपल सी बात है। ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहे इसीलिए ये सर्विसेज है। एक्चुरियल सर्विसेज, अभी एक्चुरियल सर्विसेज क्या होता है देखते हैं। It is a way of determining, assessing and planning the financial impact of risk by companies by use of statistics and data। देखो, कंपनीज में सर्टेन सेक्टर्स में रिस्क बहुत होता है, अभी उस रिस्क को सब पूरा देखना पड़ता है ना, मैनेज करना, असेस करना कितना होगा, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कैसे करें, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो एक्चुरियल सर्विस में क्या होता है, एक बंदा होगा एक्चुरी करके जिसका नाम होगा, जो ये काम करेगा एक्चुरियल सर्विस का, वो जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा मिला के ये सारी चीज़ें करता है कि इतना परसेंट ये होगा वो होगा, ये सारी चीज़ें जो स्टेटिस्टिकल डेटा ये सारी चीज़ें देख के करता है। तो ये भी सर्विस आप नहीं दे सकते। ये एक्चुरियल सर्विस यूजुअली इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में होती है। इंश्योरेंस कैसे, तो एक्चुरी का एक एग्जांपल देते हैं। इंश्योरेंस में मान लो मैं एक एक्चुरी हूँ, तो अब ध्यान देना मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपनी का कोई बंदा इंश्योरेंस लेके बैठा है, अभी वो बंदा इंश्योरेंस इन्वोक करेगा तो कितना इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी ने लेना चाहिए लोगों से, ताकि कंपनी के भी खर्चे मैनेज हो जाए और जब इंश्योरेंस इन्वोक किया जाए तो इंश्योरेंस का क्लेम भी दे पाए। तो ये सारी चीजें, मतलब मान लो बहुत ज्यादा इंश्योरेंस लेते रहे लोग और उनके क्लेम्स भी हमको देने पड़ रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देंगे। तो ये सारी चीजें कौन बताता है, एक्चुरी। ओके, स्टैटिस्टिकल डेटा देख के ये सारी चीजें जो बताएगा फाइनेंशियल प्लानिंग रिलेटेड, दैट इज एक्चुरी। वो एक्चुरियल सर्विस, वो भी आप नहीं दे सकते। अगला, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इसकी ग्लॉसरी देने की जरूरत ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मतलब मान लो एक बंदा है, एक एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये बंदा कौन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपको म्यूचुअल फंड्स कौन से सेलेक्ट करने वगैरह इस पर एडवाइस करता है। तो ये हूँ मैं, इसके पास गया मैंने बोला मुझे इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड्स में। अभी ये जो म्यूचुअल फंड्स है ढूंढ के निकालेगा और वहां पे मुझे बताएगा कि आप ये करो वो करो, उसके वो कमीशन भी लेगा। दैट इज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। तो ये अलग अलग लेवल, सिर्फ एक एग्जाम्पल हुआ ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का। तो ये भी आप कंपनी के काम नहीं करवा के दे सकते, क्योंकि ये सिंपल देखा जाए तो एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा क्या आपका। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, तो वैसे तो मैंने दिया है, लेकिन ये है कि आपकी कंपनी को या किसी को कैपिटल रेज करवा के देने वाले काम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के होते हैं। देखो, स्पेशल सेगमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन जो कि हेल्प करता है, ये बैंकिंग का एक पार्ट है जो हेल्प करता है इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल रेज करने में, और ये फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर यूजुअली क्या होता है, इंटरमीडियरी होता है बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड फाइनेंशियल मार्केट, मतलब इन्वेस्टर। जब कंपनी पैसा रेज करती है लोगों से तो उनके बीच में इन्वेस्टमेंट बैंकर खड़ा होता है। ओके, रेंडरिंग आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मान लो आप कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हो जो कि कंपनी के अंदर जो काम होते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, कंपनी को लग रहा है कि वो खुद से मैनेज नहीं कर सकते, तो ये सर्विसेज इसको आउटसोर्स की जा रही है। तो ये वाला भी काम ऑडिटर नहीं कर सकता कि आप कंपनी को आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज देते हो, मतलब आपसे कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विस आउटसोर्स करवाई। आउटसोर्सिंग समझते हो ना, बाहर से किसी को लेके आना अपना काम करवाने के लिए, तो ये भी नहीं जमता है। मैनेजमेंट सर्विसेज ये बताने की जरूरत ही नहीं है। एंड एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज में भी प्रिस्क्राइब, जब बताएंगे तब बताएंगे। अब आगे, ये वैसे तो देखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट ऑडिटर ऑडिट फर्म जो कि परफॉर्म कर रहे हैं नॉन ऑडिट सर्विस ऑन और बिफोर commencement of act shall comply with the provision of section before closure of first financial year after date of commencement। मतलब ये एक्ट आने के जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक उन्होंने क्या करना है, अगर नॉन ऑडिट सर्विस दे रहे ऑडिटर या ऑडिट फर्म। नॉन ऑडिट सर्विस दो टाइप की होती है, देखो नॉन ऑडिट सर्विस टाइप की होती है, 140 वाली सर्विस और अदर वाली सर्विस।
अगर आप अदर वाली सर्विस दे रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, 144 वाली दे रहे हो ये सारी तो प्रॉब्लम है, तो इसको कंप्लाई करो, ये बोला था। देखा जाए तो इसका कोई अभी लेना देना नहीं है। अब आते हैं ये पॉइंट पे, एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, टर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल इंक्लूड रेंडरिंग ऑफ सर्विस बाय ऑडिटर। कैसे? देखो, अगर ऑडिटर इंडिविजुअल है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब, डायरेक्टली क्या होता है, हिमसेल्फ खुद से दे रहा हो, या इनडायरेक्टली थ्रू हिज रिलेटिव, अपने रिलेटिव के थ्रू, या एनी अदर पर्सन कनेक्टेड और एसोसिएटेड विद सच इंडिविजुअल। मतलब मुझसे कोई भी जुड़ा हुआ बंदा, मेरे से एसोसिएटेड बंदा, और थ्रू एनी अदर एंटिटी व्हाटसोएवर इन विच सच इंडिविजुअल हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। और देखो, इतना समझो, या फिर इतना पॉइंट समझो थे, अगर कोई एंटिटी है जहां पे मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या फिर कंट्रोल है, वो भी अगर सर्विस, ये जो सर्विसेज दे रहा है, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के बीच में आते हैं, तो इनडायरेक्टली हो रहा है, ये मैं ही सर्विस दे रहा हूँ उसे मान लेंगे। या फिर एंटिटी हुज ट्रेडमार्क, नेम और ब्रांड यूज बाय इंडिविजुअल। तो क्या क्या है देखो, आपको बताता हूँ मैं भी। जो एंटिटी की बात चल रही है उसमें अगर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है, या फिर आप उसका नेम, ट्रेडमार्क या ब्रांड यूज करते हो, और वो एंटिटी 144 वाली सर्विसेज देती है, तो भी मान लेंगे कि आप ही सर्विस दे रहे हो, क्योंकि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये वाला और इनडायरेक्टली ये बाकी सब चीज। गॉट इट? अब अगर ऑडिटर फर्म है तो, ये तो इंडिविजुअल ऑडिटर के केस में हुआ, अब फर्म के केस में either itself or through any of its partner, उसके पार्टनर दे सकते हैं, या फिर through its parent, subsidiary, associate entity और through any other entity whatsoever, जहाँ पे इसकी फर्म या फिर फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कंट्रोल है, या फिर ऐसी कोई भी एंटिटी जिसका नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड फर्म या फिर उसके पार्टनर यूज करते हैं। अब पार्टनर फर्म के बिहाफ पे यूज कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल कैपेसिटी में यूज कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ इंटरेस्ट, तो फर्म के केस में थोड़ा सा अवॉइड करती है। और इट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आई थिंक बाकी तो चीजें हो ही चुकी है। अब आई विल जस्ट लेट यू नो, मैं इसके कोई नोट्स बना के देने वाला नहीं हूँ, बिकॉज देर इज नो नीड एक्चुअली, बट मैं आपको बस बता के देता हूँ अगर आपको बनाने तो कैसे बनाओ। सबसे पहले तो अपनी हेडिंग होगी सेक्शन 144 की, फिर देखो ऐसा लिखने का है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर। आपकी क्लैरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ 10 ऐसे, ऑडिट सर्विसेज, ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज, ऑडिट इंक्लूडेड आता है, नॉन ऑडिट सर्विसेज, सेक्शन 144 अदर सर्विसेज। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, शैल नॉट रेंडर सच सर्विसेज टू, तीन चीजें, किसको, कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट की बात नहीं है, सच सर्विस टू होल्डिंग कंपनी। अब सर्विसेज कौन सी है, शैल नॉट रेंडर, इसको बोलते हैं फॉलोइंग, लिख देते हैं ताकि लिख पाए, फॉलोइंग सर्विसेज टू दिस। अब हमको सारी सर्विसेज लिखनी, चलो नोट्स बना ही देता हूँ, कच्चे कच्चे कच्चे, लेकिन आप लिख पाओगे आई थिंक। अब एक एक सर्विस लिखते हैं। सबसे पहले हमारी थी अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज। सेकेंड हमारा था, कौन सा था याद करो, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट सर्विस। फिर तीसरा हमारा था डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर चौथा कौन सा था हमारा, चौथा था इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, एडवाइजरी सर्विस आगे लिख लो आप, सर्विस।
इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस। फिर रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके बाद में आई थिंक मैनेजमेंट सर्विसेज, such other service as may be prescribed, services as may be prescribed। जस्ट चेक करने दीजिए सभी सही है कि नहीं। एक्चुरियल सर्विस रह गया हमारा, यस। इसको 8 की जगह डाल देते हैं, जस्ट पुट इट हियर। एक्चुरियल सर्विसेज, ओके। यहाँ पे बस एक लिखना, कैन बी प्रोवाइडेड, बस कैन बी प्रोवाइडेड लिखो, देयर इज नो इशू। तो आप ऐसे लिख सकते हो, सर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ये आपने इतना लिखा है, ये अप्रूव्ड लिखना है वो तो, हाँ। तो यहाँ पे ये लिखो ना, कैन बी प्रोवाइडेड एज अप्रूव्ड बाय बीओडी ऑब्लिक ऑडिट कमिटी, ये एक आएगा। सर और एक चीज, शैल नॉट प्रोवाइड के अलावा वहाँ पे कुछ तो भी लिखा था, शैल नॉट रेंडर फॉलोइंग सर्विसेज। तो सर्विसेज को ऐसे करो, यहाँ पे लिखो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अब मेरा एक काम कर लो, इसके आगे आप खुद से नोट्स बनवा लो, मैं बोलता हूँ कैसे। यहाँ पे 2 हिस्से कर देने के, ऑडिटर एज इंडिविजुअल, ऑडिटर एज फर्म। अब आपने बस क्या करना है, इसको शॉर्ट में वो जो एक्सप्लेनेशन हमने अभी पढ़ा था, मैं आई थिंक मैं ही करके देता हूँ, क्या ही होमवर्क देना है इसमें। सेल्फ हिमसेल्फ लिख, चलो जाने दो, इसे हिमसेल्फ लिख लेता है। हिमसेल्फ रिलेटिव पर्सन एसोसिएटेड और कनेक्टेड, कोई भी बंदा जिसके साथ आप कनेक्टेड हो, एसोसिएटेड हो, या फिर एंटिटी वेयर he has significant influence, entity where, इसको ऐसे करते हैं, significant influence। आप पूरा लिखो, मैं वैसे आपको शॉर्ट में लिखवा के दे रहा हूँ ऐसे। फिर कंट्रोल, entity where uses its नेम, ट्रेडमार्क और ब्रांड, यही चीजें थी ना, नेम, ट्रेडमार्क और ब्रांड, और कुछ चीजें नहीं आई थिंक। और फर्म के केस में यहाँ पे लिखते हैं फर्म और पार्टनर, ऐसे था, फर्म और पार्टनर ही रहेगा ना, तो itself और थ्रू पार्टनर, पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएटेड एंटिटी, पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएटेड एंटिटी, एंड फाइनली एंटिटी वेयर कॉपी
मुझे जगह नहीं मिली है पूरी तरीके से, तो दैट्स व्हाई आई डिड दिस। आप अपने हिसाब से पूरा लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट, एंटिटी वेयर सिग्निफिकेंट कंट्रोलर ब्रांड बाय फर्म और इट्स पार्टनर्स। चलो इसको सेव करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आप अच्छे से फिर से एक बार लिख लेना एक सेपरेट पेज पे। दीज विल बी द नोट्स। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, इसको आप समझ भी चुके होंगे अच्छे से, एंड मैंने आपके सामने ही नोट्स बनाए, तो आई होप आपको याद भी ये चीजें रह चुकी थी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और मजे में रहो।